दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेके आता हूं आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हां, एक मुलाकात जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड की उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से अपनी एक पहचान बनाई है और आज उत्तराखंड के लाखों दिलों पर जो है अपनी एक छाप छोड़ी है। साथ ही हम आपको रूबरू कराते हैं उनके जीवन सफ़र से, उनके साथ होती है कुछ हमारी खट्टी मीठी बातें और साथ में उनके जीवन सफ़र को लेकर चलते हैं हम अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। तो आइए देखिए हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड के एक ऐसे उत्तराखंड संस्कृत प्रेमी जो लगातार पिछले कई सालों से जो है उत्तराखंड की संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही भजन और कीर्तनों के माध्यम से वो लगातार उत्तराखंड की संस्कृति व हिंदी साहित्य में भी जो है अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। हर कार्यक्रम में उनकी भागीदारी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका ख्वाब था कि एक गायक बनने का, वो कहीं ना कहीं जो है दबी रह गई। लेकिन फिर भी आज भी उनमें वही जोश और जज्बा और जुनून लगातार भरा हुआ है और लगातार वो मंचों पर जाके जो है उत्तराखंड की संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहे हैं, उत्तराखंड की कला को भी आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही हिंदी भजनों के माध्यम से वो लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। लगातार जिस तरह से दक्षिणी दिल्ली में वो हर संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी सालों से जो है वो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अपनी संस्कृति के लिए हमेशा वो समर्पित रहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं विनोद सिंह रावत जी से, जो कि छतरपुर में रहते हैं। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह का उनका सफ़र रहा, किस तरह की उनसे बातचीत करते हैं और क्या उतार चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में रहे। उन सब पे बातचीत करेंगे और ख़ासतौर से ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों, जब इतनी अच्छी प्रतिभा और कला उनके अंदर थी, तो उन्होंने क्यों उत्तराखंडी फिल्मों में या उत्तराखंडी एल्बम्स में भजन या गाने नहीं गाए, उसके पीछे क्या कारण था। और साथ ही जानेंगे उनके आगे के जीवन सफ़र पे। तो आज है हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में विनोद सिंह रावत जी। आइए जानते हैं और उनके जीवन सफ़र से आपको रूबरू कराते हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने आज इस मंच पे मुझे बुलाने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये मेरे लिए बड़ा ही अच्छा अवसर है जो कि आपने इस तरह से मेरे को मंच में लाके बोलने का मौका दिया है, ताकि मैं अपने बारे में आप इसको आगे ला सकूँ। आप कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम चाहते हैं कि अगर किसी वंदना से आप, क्योंकि आप बहुत बढ़िया भजन गाते हैं, किसी वंदना से अगर कार्यक्रम की शुरुआत कर दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जी, मैं आपके सामने एक भजन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। भजन के बोल हैं, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बहुत ही सुंदर भजन आपने गाया, हमारे दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आएगा। आप सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि रावत जी, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, बचपन कहाँ पे आपका बीता, कहाँ पे आपने दीक्षा ली और फिलहाल अभी आप कहाँ रहते हैं और क्या कर रहे हैं? मेरा बचपन जो है गढ़वाल उत्तराखंड में मेरा पैदाइश है उत्तराखंड की, गढ़वाल, और ग्राम गडोली देरवाज खाल पट्टी कम्युनिटी गार्ड मेरा क्षेत्र है। और वहाँ मैं फ़र्स्ट क्लास तक मैंने पढ़ाई की। उसके पश्चात दिल्ली में आ गया और हम लोग दिल्ली में परिवार सहित आ गए। और मैंने शिक्षा जो है ये किदवाई नगर से और फिर उसके बाद लक्ष्मण नगर से मेरा स्कूली लाइफ गुजरा। और उसमें मैंने एजुकेशन वहाँ से 11th पास करके फिर मैं ग्रेजुएशन मैंने वहीं से किया। और ग्रेजुएशन करने के पश्चात मैंने जो है अपना जॉब के रिगार्डिंग भी अब साथ साथ में प्राइवेट जॉब भी की। और उसके सालांतर के बाद मैंने जो है सरकारी नौकरी जो है गवर्नमेंट जॉब मैंने हासिल की। और उसके बाद लगातार मैं सरकारी ऑफिस में कार्य करते करते जो है अब आखिर में जो है मैं रिटायर भी 2021 में हुआ। और अब मैं इस टाइम
रिटायरमेंट के बाद मैं जो है छतरपुर इनक्लेव में अपना एक फ्लैट लिया और उसमें मैं रह रहा हूँ। और साल 2 साल से मैं इसी क्षेत्र में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में जहाँ होता है मैं उनमें शामिल होता हूँ। और जब भी कहीं ये किसी के प्रोग्राम होते हैं या सुंदरकांड होता है या भजन होते हैं, मैं उसमें पूर्णतः शामिल होता हूँ। और सामाजिक कार्यों में मेरा अपना जैसे हिंदू सम्मेलन के अंदर भी मैं काफ़ी सम्मिलित हुआ था। ये मेरा अभी तक सफ़र रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि बचपन से ही आपको जो है संगीत का बड़ा शौक़ था और लगातार आप स्कूलों पे भी जो है मंच पे भी जो है लगातार गाते रहते थे, क्योंकि सरस्वती का कंठ आजमान है। लगातार जो है आपकी सुंदर प्रस्तुति से लोग भी जो है मनमुग्ध हो जाते थे। तो स्कूल की क्या यादें आ रही है आपको? स्कूल की यादें बचपन में जब हम यहाँ लक्ष्मी नगर स्कूल में रहते थे तो उस टाइम जो है हमारा स्कूल का जो है पढ़ाई का और उनके साथ जो है अच्छा एक लगता था कि भाई स्कूल में हम एक रहती थी कि भाई कि मैं पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करता था। और मैंने उस स्कूल से जो है टॉप किया है अपने स्कूल में। और मैं स्पोर्ट्स में भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करता था। फुटबॉल मेरा ख़ास विशेष तौर से गेम हुआ करता था और मेरे उसी में ही गेम में और कभी कभी जो है स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ करते थे कल्चरल एक्टिविटी में, मैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया करता था। और इस तरह से मेरा स्कूल लाइफ जो है मेरा रहा। जी। उस समय पे कौन से आपको याद आ रहे हैं कि मंच पे आप किसकी प्रस्तुति देते थे, क्योंकि कौन सा समय था वो, और उस समय आप किसके गाने ज़्यादा सुनते थे? क्योंकि मंच पे जब आप प्रस्तुति देते थे तो किसी को आप आइडल मानते होंगे, तो किसकी गाने सुनते थे ज़्यादातर? मैं उस समय ज़्यादातर जो है मेरे को राजेश खन्ना का फिल्में देखा करता था और उसके गाने मुझे बहुत पसंद आते थे और मैं काफ़ी लाइक भी करता था उसको जो है। तो हम चाहते हैं कि अगर राजेश खन्ना का कोई सुंदर सा गाना 2 लाइन अगर हमारे दर्शकों को सुना दें तो बहुत ही बढ़िया। जी। मेरा गाना जो है राजेश खन्ना की जो फिल्म आराधना आई थी और उसका एक गाना है वो मैं आपके सामने सुनाता हूँ। गाने के बोल हैं, कोरा कागज़ था ये मन मेरा, लिख लिया नाम उस पे तेरा। कोरा कागज़ था ये मन मेरा, लिख लिया नाम उस पे तेरा। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। कहाँ थी वो बातें मुलाकातें ऐसी रातें, सूना आंगन था ये मन मेरा, बस गया मीत होके तेरा। कोरा कागज़ था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। अवध जी, आप शुरू से ही जो है स्कूल लाइफ में भी जो है लगातार जो है मंचों पे जो है गाते रहते थे, साथ ही जो है जब कॉलेज में भी आए तो लगातार आप ये प्रथा चलती रही आपकी। जी। जब कॉलेज में आप पहुँचे किस तरह का माहौल था उस टाइम पे, क्या था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जब मैं कॉलेज में अपना पहुंचा तो उस समय जो हमारे उत्तराखंड की जो गाने जो हैं फिल्में थी 2-4 फिल्में, उनमें बहुत उस टाइम लोगों का जो है पहाड़ी जो हमारे थे उनका बड़ा एक हुजूम था कि हमारा गढ़वाली कल्चर में गाने आ रहे हैं, फिल्म आ रही है। कौन से सन की बात होगी? ये होगी 1980-82 के लगभग की बात है। और उस टाइम ब्योली और घर जवें कौथे ये फिल्में आई थी और जितने भी हमारे जो पहाड़ी लोग थे वो उनको फिल्म देखने की बड़ी चाहना बनी रही और उन्हें बहुत तहे दिल से ये फिल्में देखी और ये फिल्में बड़ी अच्छी चली भी और हमारी जो गढ़वाली संस्कृति को जो उन्होंने बड़े अच्छे तरह से जो है इसमें फिल्मों में दिखाया। तो सुनने में आया कि आप जो है शुरू से ही किदवई नगर, सेवा नगर, लक्ष्मी नगर, लक्ष्मीबाई नगर
नगर और मोती बाग रहते थे, तो वो तो पूरा उत्तराखंड का गढ़ था। वहाँ पे तो उत्तराखंड की रामलीला से लेके कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे और वो तो उत्तराखंड के एक गढ़ कहा जाता था, जहाँ पे उत्तराखंड प्रवासी समाज लाखों की संख्या में रहते थे। उनके बीच में कैसा माहौल था? देखो जी, उस टाइम का जो माहौल था, जो से किदवाई नगर, लक्ष्मणी नगर और सेवानगर, ये इलाके प्राइम थे हमारे गढ़वाली लोगों के। और मेनली ज़्यादातर हमारे पहाड़ी जितना तबका था उनके बीच में बहुत अच्छा उस टाइम आपस में मिलना जुलना, और हम लोग भी जो है बड़े अच्छे उसमें रहते थे और बच्चे भी बड़े खुश होते थे आपस में शाम को मिलना। फिर जो है महिलाएं भी शाम को मिलती थी आपस में, रामलीला हुआ करती थी, रात रात को देर देर तक हम रामलीला देखने जाया करते थे। तो उस टाइम का जो है कल्चर था हम लोग पहाड़ी लोगों का, मेन जो है गढ़वाली लोगों का यहाँ बड़ा अच्छा वो था, और एक दूसरे से जो है उनकी एक दूसरे से अच्छी आवत जावत रहा करती थी। यानी गरजवें जब फिल्म आई थी तो किस तरह का माहौल था उस टाइम, क्योंकि ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और पहली भी ऐसी फिल्म थी जो सुपर हिट हुई, तो किस तरह का माहौल था? उसके कौन से गाने आपको याद आ रहे हैं जो आज भी आपके दिल में रहते हैं? देखो जी, उस टाइम जो ये फ़िल्म आई थी गरजवें, तो बहुत लोगों को, हमारे पहाड़ी लोगों को इस फिल्म के आने से जो है बड़ी अच्छी जो है उनको लगी, और एक देखने का जो है चार्म सबके अंदर रहा। और मेरे को भी ये फ़िल्म बहुत अच्छी लगी, और इसका एक गाना जो है मैं कई बार मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो गाना आपके इस गरजवें फ़िल्म का है, वो आपको मैं सुनाता हूँ। वो थोड़ा सा 2 लाइनें। गाने के बोल हैं, तू दिख्यां दी जन जुनली, तू दिख्यां दी जन जुनली, सच्ची त्यार सो कन हुंदी छुई रूपा की पहली त्यार नो, हो रूपा पहली त्यार नो, ओ तू दिख्यां दी जन जुनली, तू दिख्यां दी जन जुनली, सच्ची त्यार सो। देंगे आज भी ये गाना जो है आपके दिल में बसता है, और लगातार जब भी आपको पुरानी यादें आती हैं तो ये गाना आपके नज़र में आता है? बिल्कुल, ये गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और ये इस गाने से जो है एक हमारा जो गढ़वाली पिक्चर के अंदर जो इस तरह से जो इन्होंने गाया है, और इससे मुझे बड़ा कई बार मैं उसमें चला जाता हूँ फ्रेम में कि यार देखो, हम पहाड़ी लोग जो है ना बड़े अच्छे तौर से इस गाने को और अच्छी तरह से इसको उन्होंने गाया, और इसमें बहुत अच्छी उन्होंने एक्टिंग भी की थी। रावत जी, उस टाइम पे जो है कई उत्तराखंड के, नरेंद्र सिंह नेगी जी हो, जगदीश बकरोला जी हो, चंद सिंह राही जी हो गए। टाइम क्या है कि उत्तराखंड में इतने गढ़ रत्न थे कि उनके गाने लगातार रेडियो से चलते थे, साथ ही जो है ऑडियो कैसेट्स भी मार्केट में आ गई थी। तो कौन से कलाकार थे जो आपको बड़े पसंद थे उस टाइम पे, और किनके गाने सुनते थे आप? उस टाइम स्टार्टिंग में जो जब ये गानों का, गढ़वाली गानों का दौर चला था, तो उस टाइम विशेष तौर से जो हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जो हैं, उनके गाने बड़े चर्चित रहे, और उन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए, उनकी आवाज़ बड़ी मधुर थी। और वो जो गाना, मुझे एक गाना है उनका, एक वो शुरू में जब हम सुनते थे तो मुझे एक गाना बड़ा अच्छा लगता उनका कि चली भै मोटर चली सरारा पापा, चली भै मोटर चली सरारा पापा, चली भै मोटर चली सरारा पापा। यानी आप शुरू से ही जो है संगीत के प्रति आपकी रुचि थी, लगातार आप जो है मंचों पे गाते थे, स्कूल में गाते थे, कॉलेज में गाते थे, और आपने क्षेत्र के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते थे। बिल्कुल। लेकिन कभी नहीं सोचा कि मैं भी जो है उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में आऊँ, या क्योंकि माँ सरस्वती ने आपको इतना अच्छा गला दिया है, तो कभी सोचा नहीं कि मैं भी इस लाइन में आऊँ, अपनी ऑडियो बनाऊँ, अपनी कैसेट्स बनाऊँ और जनता तक अपनी आवाज़ को पहुँचाऊँ? हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन क्या उस समय के अंदर थोड़ा सा मेरा पारिवारिक एक जिम्मेवारियां थी, जिस वजह से मैं समय नहीं दे पाया और मेरे को इसका मौका नहीं मिला। मन में बड़ी जिज्ञासा रहती थी कि मुझे भी कहीं कभी ऐसा मौका मिले, जैसे आज जो है मतलब उस टाइम लोगों को जो है आगे बढ़ने के लिए इसमें क्षेत्र में आगे बढ़े। लेकिन किंतु परंतु यही है कि मैं पारिवारिक जिम्मेवारियों की मेरे उसी टाइम जो है मेरे 1985 की बात है, फादर के जाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई, और छोटे भाई बहन थे उनको स्कूलिंग का, और मेरे 86 में शादी होने के बाद अपनी बहनों की शादी, फिर ये सारा जो मैं इसी उसमें पारिवारिक उसमें उलझा रहा, और इस वजह से मुझे कुछ समय की बिल्कुल मन में रहता था कि कभी मुझे भी मौका मिले और मैं भी जो है किसी मंच में जाके अपना जो है ये गाने का जो मेरे शौक़ है वो पूरा हो।
तो ये मेरा अपना इस वजह से मैं थोड़ा सा आगे, लेकिन अभी मेरा जुनून पूरा है। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अगर आज मैं रिटायर हो गया हूँ या कुछ इस तरह से जो है, मैं अपने आप को ये नहीं समझता कि मैं रिटायर हो गया तो मैं इसके लिए, मैं चाहता हूँ कि अभी भी मेरे अंदर वही ऊर्जा और वही वो है, बशर्ते कि मुझे कहीं अगर इस तरह से आज जैसे आप लोगों ने आज मुझे मौका दिया तो मैं लोगों के बीच में अपने जो है एक जो मेरे अंदर जो भी थोड़ी बहुत है वो जज्बा है और संगीत का जो मेरे अंदर वो है वो मैं लोगों को बीच में हम कह सकते हैं कि आपके अंदर का जो कलाकार आपने दबा के रखा था, अब रिटायरमेंट के बाद जो है आप उसको खुल के जो है मंच पे लाना चाह रहे हैं, और अब जो है आप खुल के जो उत्तराखंड की संस्कृति हो चाहे हिंदी भजनों की और आपका रुझान आ गया। हाँ बिल्कुल, मेरा ये भी जाना है कि मैं अब आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि बच्चों की शादी कर ली है, वो अपने अपने सेटल हैं, अब मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा इसी तरह जो है जैसे भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मेरी रुचि है, पहले भी थी अभी भी है, लेकिन अब मैं एक्टिवली जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। कोई भजन आपको याद आ रहा हो अपना मनपसंद जो दिल को छूता हो आपके? मैं आपके सामने एक अपना एक पहाड़ी भजन जो है मैं आपको सुनाता हूँ, जो मेरा अभी कुछ टाइम से मैंने जो है इसको हुआ है। भजन के बोल है, तू रैंदी माँ तू रैंदी हो, तू रैंदी माँ तू रैंदी, ऊंचा पहाड़ों माँ शिव जी का गैल माँ, ओ तू रैंदी माँ तू रैंदी, ओ तू रैंदी माँ तू रैंदी, ऊंचा पहाड़ों माँ शिव जी का गैल माँ, ओ तू रैंदी माँ तू रैंदी, तू रैंदी माँ तू रैंदी। अवध जी, आप सरकारी नौकरी पे लग गए थे, आपकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन अचानक ही जो है उत्तराखंड आंदोलन की चिंगारी पूरे दिल्ली एनसीआर में फैल गई थी, क्योंकि 90 और 94 के बीच का ये दौर था। उस टाइम आप लक्ष्मीबाई नगर में रहते थे, क्योंकि वहाँ पूरा उत्तराखंडी समाज रहता है, तो किस तरह का माहौल था उस टाइम पे और क्या लगता था ये आंदोलन किस तरह से चला? उस टाइम मैं लक्ष्मी नगर में था और शादी भी मेरे उसी दौरान हो गई थी। मैं कुछ अपने पारिवारिक उसमें जिम्मेदारी में घिर चुका था, लेकिन मैं जो जिस टाइम ये उत्तराखंड का आंदोलन शुरू हुआ तो वहाँ जितने भी गढ़वाली जगह जगह जो है लक्ष्मी नगर, किदवाई नगर, सेवा नगर, RK पुरम, यहाँ जितने भी गढ़वाली लोग थे उनके अंदर एक अजीब सा हुजूम था कि उत्तराखंड जो है राज्य बनने के लिए जो है सबके अंदर एक बड़ी अद्भुत जो है एक वो थी, खुशी थी कि भाई कि उत्तराखंड राज्य बने और हम भी एक स्वायत्तता के हिसाब से जो है उत्तराखंड राज्य के लिए जो है इस कार्य के लिए जो है हम जगह जगह जो है जहाँ भी आंदोलन होगा, जहाँ कुछ भी वो उस टाइम महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सब जो है सब ने मिलकर बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैंने भी इसमें जो है लोगों को जो है इस कार्य के लिए जो है प्रेरित करने के लिए, इस कार्य को करने के लिए जो है लोगों को प्रेरित किया और उनके साथ जो है संगठनों से जुड़ा रहा। एक्टिवली तो नहीं था, लेकिन मतलब बैक साइड से जो है मैं लोगों को सब इस कार्य के लिए जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है बड़ी कोशिश की। और आखिर में 2000 जब हम ये राज्य उत्तराखंड बना तो सभी जितने भी पहाड़ी जितने भी लोग उनके अंदर बड़ी एक अच्छी सी नई खुशी आ गई, नया जोश आ गया कि हम लोग जो है उत्तराखंड में एक अपना राज्य स्वायत्त राज्य बन गया। और वो सब के सब इस कार्यक्रम में राज्य बनने पर बहुत खुश हो गए और हम भी इसके लिए बहुत खुश हैं। आप क्योंकि हमें मालूम है कि दिल्ली एनसीआर में जो है हजारों की संख्या में लोग लाल किले पे एकजुट हुए, जंतर मंतर पे लगातार प्रदर्शन होते थे, लोग अपने घरों से जो है रोटी और खाने का सामान उनको लेके जाते थे और ख़ासतौर से इसमें उत्तराखंडी संस्थाओं का बड़ा योगदान रहा। तो संस्थाओं के लिए क्या कहेंगे? संस्थाओं ने इस कार्य को बड़े ऑर्गेनाइज तौर से किया, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय स्तर पे था और हर जगह से हर उसमें से जो लोगों का बाहरी राज्यों से भी जितने भी उत्तराखंडी जो पहाड़ी लोग गढ़वाली लोग जो थे उनका भी पूरा योगदान रहा है इसमें। और अपने जगह जगह से जो है इस कार्यक्रम में लोगों ने भाग लिया और जहाँ जहाँ संस्थाएं थी ये
हमारी जो है गढ़वाल बनाने के जो थी उसके लिए उन्होंने बड़ा इसमें अच्छा सहयोग किया। सबको जो है मिलजुल के जो है एक तरह से हम लोग ने जो ये कामयाबी हासिल की। उस टाइम जो है उत्तराखंड के सभी लोग गायक भी जो है लगातार अपने गानों के माध्यम से जो है लोगों को जागरूक कर रहे थे। ऐसे में नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी कई गाने गाए उत्तराखंड आंदोलन पे, और वो चिंगारी की तरह जो है सबके दिलों पे बसे और लोग भी उस आंदोलन से जुड़ते चले गए। क्या याद आ रहा है? हाँ, मुझे ये उस टाइम जब ये चिंगारी जो है आंदोलन की जो बड़ी जो है उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए, तो हमारे जो गायक हैं इसमें विशेष तौर से नरेंद्र सिंह नेगी जी ने ऐसे गाने गाए जिससे लोगों के अंदर बड़ा उत्साह रहा और उन्हें बहुत गाने और भी कई जो कलाकार थे जो पहाड़ी जो है, तो उन्होंने इस आंदोलन के लिए बड़ा अच्छे अच्छे गाने प्रिपेयर किए और उससे जो है उनके अंदर जो है जितने भी पहाड़ी लोगों के अंदर एक अजीब सा जो है उनके अंदर पूरी एक मनों के अंदर जो है ना वो गानों का प्रभाव बहुत रहा। क्या याद आ रहा है कोई अगर सुंदर सा भजन अगर हमारे दर्शकों को सुना दें तो बहुत ही बढ़िया। मैं इसमें एक भजन में आपके सामने जो है अपना एक है वो आपको सुनाता हूँ। तो ये मेरे दिल का भजन है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मेरा अपना भजन जो मैं गा रहा हूँ उसके बोल हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने भी जो है हमें भगवान के दर्शन करा दिए जी। तो ये थे विनोद सिंह रावत जी। आपने सुनी इनके जीवन के सफ़र के बारे में। अभी फ़िलहाल हमारे ब्रेक से पहले हमने आपको इनके शुरुआत से लेके और 2000 तक के सफ़र से रूबरू कराया। आपने देखा कितना जोश और जुनून इनके अंदर है। लगातार उत्तराखंड की संस्कृति प्रेमी के साथ लगातार जुड़े रहे, साथ ही आंदोलन से भी जुड़े रहे, और जो इनके अंदर एक कलाकार था उनको उसने मरने नहीं दिया, लगातार उसको ज़िंदा रखा। समय समय पे वो मंचों के माध्यम से अपनी प्रस्तुति भी देते रहे। 2000 के बाद अब हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से, क्योंकि एल्बम का ज़माना आया, ऑडियो कैसेट्स का ज़माना आया और उत्तराखंडी फिल्मों का ज़माना आया, लेकिन आखिर वो क्यों उन्होंने जो है अपने उत्तराखंड के प्रति अपने जो है एल्बम्स, अपने गाने रिकॉर्ड नहीं कराए, क्या कारण था कि वो इस लाइन में नहीं जुड़ पाए, और जानेंगे उनसे कि आगे वो अब क्या उनकी आगे की योजनाएं हैं। साथ ही वो अब जिस तरह से रिटायरमेंट के बाद लगातार मंचों पे काम कर रहे हैं, क्या लगता है आने वाले भविष्य में वो क्या क्या करना चाहते हैं, इन सब पे आपको रूबरू कराएंगे अब ब्रेक के बाद। फिलहाल लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में, और आप देख रहे हैं आंचल पत्रिका न्यूज। ब्रेक के बाद हम जानेंगे
विनोद सिंह रावत जी से कि आगे की उनकी क्या प्लानिंग है, किस तरह से उनका जो है आगे का सफ़र रहा, किस तरह से वो लगातार अपनी प्रतिभा को जो है मंचों तक पहुंचा रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या उनकी सोच है, किस तरह से वो अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, किस तरह से वो उत्तराखंडी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सब पे विचार करेंगे और उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। आइए फिर से शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम एक मुलाकात। रावत जी, फिर से एक बारी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात। दीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपने जो ये मेरे को अपने ये मीडिया के माध्यम से जो है मेरी जीवनी का जो रहा सफ़र 1970 से लेकर और 2000 तक का जो सफ़र आपने इसमें सारी बातों का उल्लेख किया कि मैं किस तरह से अपनी लाइफ को किस तरह से अपना जीवन जो है मेरा रहा। मैं इस संगीत और कार्यक्रम में मैं शामिल रहा और विशेष जो भी प्रोग्राम हमारे पहाड़ी लोगों के बीच में वो सब आपके सामने मैंने अपना बताया। और मैं सभी मेरे जो भी यहाँ पे देखने दर्शकगण हैं उनको आपने उनके सामने पेश किया और मैं उनका मुझे उम्मीद है कि उनको ये अच्छा लगेगा और इसी तरह मैं आगे भी आप लोगों के बीच में रूबरू होऊंगा। और ये एक माध्यम है जिस माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और इसके लिए जो आगे भी जो है मेरा आफ्टर रिटायरमेंट जो है मेरा ये कार्यक्रम जो है ये भजनों का और फिल्मी गानों का मुझे शौक़ है और एक मंच मिलने पे जो है ये मुझे अवसर मिला है और चाहूँगा कि इसी तरह आगे भी मुझे मौके मिले। रावत जी, हम चाहते हैं कि क्योंकि भजन में आपकी गायकी बहुत ही सुंदर है और सरस्वती का कंठ आपके अंदर है, लगातार आप मंचों पे भी जो है आपकी फरमाइश भी ज़्यादातर भजनों की आती है, तो कोई एक कार्यक्रम की फिर से जो है एक भजन के द्वारा कर दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। हाँ बिल्कुल दीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं मंदिर में या कहीं प्रोग्राम होता है या कुछ भी होता है तो उसमें जब भी मंच मिलता है तो कईयों की ये मेरे जो भजनों को सुनकर वो कहते हैं कि भजन आप ज़रूर सुनाइए रावत जी। तो मैं आप लोगों के बीच में एक थोड़ा सा हमारा जो पहाड़ी एक भजन है वो पेश कर रहा हूँ। भजन के बोल हैं, बंसी बजे दे कन्हैया मुरली बजे दे, बंसी बजे दे कन्हैया मुरली बजे दे, रास रचे दे कन्हैया ठुमका लगे दे, हो बंसी बजे दे कन्हैया मुरली बजे दे, रास रचे दे कन्हैया ठुमका लगे दे, हो दौड़ी दौड़ी की तू ए जे काना बंसी बजैया, हो तुझे गोपियाँ तो थे खुजाना बंसी बजैया, हो मेरा बाला भगवान कृष्णा बंसी बजे दे, हो मेरा बाला भगवान कृष्णा रास रचे दे, हो बंसी बजे दे कन्हैया मुरली बजे दे, रास रचे दे कन्हैया ठुमका लगे दे, हो बंसी बजे दे कन्हैया मुरली बजे दे, रास रचे दे कन्हैया ठुमका लगे दे। बहुत ही सुंदर भजन आपने सुनाया हमें। अब हम चाहते हैं, क्योंकि देखिए आप जॉब भी कर रहे थे जी, परिवार को भी संभालना था आपने जी, लेकिन आपके दिल में कहीं ना कहीं वो कलाकार बसता था जो आपको लगातार मंचों पे लेके आता था। तो जब आप मंच पे जाते थे तो आपके दोस्त या आपके शागिर्द, आपके परिवार वाले कुछ तो कहते होंगे कि आप भी अपनी ऑडियो कैसेट्स बनाएं, अपनी आवाज़ को जो है जन जन तक पहुंचाएं। क्या कभी आपने प्रयास किया? देखिए ऐसा है कि मैं उस दौरान जो है कुछ पारिवारिक उसके अंदर मैं उलझा रहा और क्या है कि पहले जो है परिवार का ही जो है अपने आप में जो है उनको मतलब सारी जिम्मेदारी को निभाऊं, लेकिन मेरे मन के अंदर हमेशा एक सवाल रहता था कि कभी मुझे ऐसा मौका मिले और समय मिलेगा तो मैं इसी तरह जो जैसे कि आजकल ये जो सीडी और ये बनाने के जो साधन बने हुए हैं और लोगों के बीच में जो है इस तरह से उनकी एक गायकी का जो है एक मंच उनके पास इसके माध्यम से बना। सोच तो मेरी भी थी, लेकिन वैसे मैंने जब मेरे को कभी मौका मिला है तो मैंने अपने प्रोग्राम जैसे भजन और ये गढ़वाली भजन और ये मैंने गाए हैं और गाते जैसे मेरे को समय मिलता है। लेकिन मेरी अब मन के अंदर यही चाहना है अभी भी कि मैं रिटायर होने के पश्चात जो है इस क्षेत्र में जो है अपने पहाड़ी भजन और लोगों को जो है अपने आवाज़ को थोड़ा सा लोगों के बीच में लाऊं और उनको जो अपनी पसंद जो भी गाए हैं वो मैं सुनाऊं।
सुनने में आया है कि आप जब मंच पे चढ़ते थे भजन के लिए तो काफ़ी सारी डिमांड्स आपकी आती थी, क्योंकि भजनों में आप जो है महारत हासिल है आपको, लगातार आपको लोग भजनों के लिए फरमाइश करते थे। तो ज़्यादातर कौन से भजन की फरमाइश करते थे लोग, जिससे कि रावत जी को जो भी बोलते थे कि यार ये भजन ज़रूर सुनाइए? जी, मैं ज़्यादातर जो हमारे गढ़वाली भजन थे और ये जो खाटू श्याम और ये हमारे वृंदावन में भी मैंने गया हूँ, वहाँ भी भजन मैंने गाए हैं, और एक भजन मैंने खाटू श्याम में गाया है, वो मैं आपके सामने उसको जो है पेश कर रहा हूँ। तो आप सुनिए, भजन के बोल हैं। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, हो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, हो बनवारी हो गिरधारी, हो बनवारी तेरी याद में दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, हो बनवारी हो गिरधारी, हो बनवारी तेरी याद में दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। रावत जी, आपको जो है जब मंच पे चढ़ते थे तो एक और बड़ी फरमाइश आती थी आपके लिए कि श्याम खाटू का एक और भजन आप सुना दें, तो वो कौन सा भजन था जो आप बड़ी श्रद्धा से जो है मंच पे गाते थे, कौन सा है? हाँ, ये मैं जब भी प्रोग्राम होता था तो मंच में लोगों की एक फरमाइश हुआ करती थी कि एक बाबा खाटू श्याम का जो है एक भजन सुनाओ, तो मैं उस भजन को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। भजन के बोल हैं। हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जाओ मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ, हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। रावत जी जो है 2000 के बाद लगातार जो है एल्बम्स का ज़माना आया है, उत्तराखंडी कई कलाकार जो है मैदान में आए, अपनी सीडी के माध्यम से, अपनी एल्बमों के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचते रहे, चाहे गजेंद्र राणा हो, प्रीतम भरतवाड़ हो, नरेंद्र सिंह नेगी हो, कई सारे कलाकार, मुकेश कटेत भाई हों, ललित मोहन जोशी जी हों, कई सारे इस तरह के कलाकार आए। तो आपका मन नहीं करा कभी कि मैं भी यार इन कलाकारों के साथ गाऊँ? और उनमें से कौन से गायक आपको बड़े पसंद थे उस समय? देखिए, उस दौर में जो है ये नरेंद्र सिंह नेगी और हमारे ये प्रीतम भरतवाल जी और गजेंद्र राणा, ये मतलब कई कलाकार हमारे पहाड़ी उस गानों के लिए जो है उन्होंने बड़ा गाने गाए हैं, और मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता था कि भाई चलो हमारे उत्तराखंड में जो है नए नए कलाकार जो है जुड़ रहे हैं और गानों का जो है इन्होंने अच्छा दौर शुरू किया। तो उस दौरान बहुत गाने आए और हमने उनको बड़ा अच्छा लगा सुन के, और सुनते भी थे। और विशेष होता प्रीतम भरतवाल जी का जो वो जागर करते थे, बहुत अच्छा उन्होंने जागर जो है तो मैं सुनता था, तो मुझे भी बड़ा लगता था कि यार ये लोग अपना मंच पे जो है गा रहे हैं, लोगों के बीच में अपना संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। तो मुझे बड़ा इनके लिए बड़ा वो लगता था कि चलो ये कलाकारों के माध्यम, क्योंकि कलाकार जो है लोगों को जोड़ने का काम करता है, कि इनके माध्यम से जो है रूबरू होते हैं, और हम अपने क्षेत्र को जो है अपनी सारी इन्होंने भजनों में, गानों में, ये अपने उत्तरांचल की जितनी भी भौगोलिक स्थिति है और वहाँ के रहन सहन और लोगों के जीवन के बारे में गाने इन्होंने बहुत अच्छे गाए हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि इनके माध्यम से हम लोग अपने उत्तराखंड के अंदर जो है जो भी आज जो है उत्तराखंड का जो है विकास या वहाँ की परिस्थितियाँ जैसी थी, तो इससे वसीभूत होते हैं। कौन सा इस तरह का भजन एक बारी फिर आपको याद आ रहा हो, और एक भजन और हमारे दर्शकों?
जी, मैं आपको दीप जी एक भजन जो है आपके माध्यम से एक सुनाने जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि वो भजन जो है अपना पहाड़ी गढ़वाली गढ़वाली छो भजन और वे थे मैं आप सामने पेश करना चाहूँ। और भजन बोल छी मन लगी गे मेरो वृंदावन माँ, हो मन लगी गे मेरो वृंदावन माँ, हो मैं भी आंदू काना तेरी शरण माँ, हो मैं भी आंदू काना तेरी शरण माँ। टेढ़ा मेरा बाटा सैड़ा मैदान, हो टेढ़ा मेरा बाटा सैड़ा मैदान, हो कृष्ण तेरी बांसुरी सबसे महान, हो मन लगी गे मेरो वृंदावन माँ, हो मन लगी गे मेरो वृंदावन माँ, हो कान तेरी बांसुरी सबसे महान, ओ कान तेरी बांसुरी सबसे महान। बहुत ही बढ़िया। कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक संगठनों के जो है कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बड़ी बढ़ चढ़ कर रहती है। जब दर्शक आपको जो है आपका मनोबल बढ़ाते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं तालियों के साथ, कैसा महसूस होता है उस टाइम पे? देखो, अगर लोग मेरे भजन को सुन के जो है ताले बजाते हैं और उनको लगता है कि भजन जो है उनको पसंद आ रहा है, मेरी आवाज़ उनके कानों में अच्छी लग रही है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं सोचता हूँ कि जो मैं गा रहा हूँ उनको अच्छा लग रहा है। और भक्तों का ही जब वो सुनते हैं और ताले बजाते हैं तो एक उत्साह बढ़ता है कि मैं इसी तरह जो है आगे जो है इसी तरह कार्यक्रम लोगों के बीच में रखूँ, ताकि मेरे भक्तों को जो है वो कार्यक्रम अच्छे लगते रहें। और मेरी कोशिश यही रहेगी उनको जो है अच्छे भजन जो है जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं उनको सुनाता जाऊंगा। रावत जी, क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर में हर महीने जो है हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उत्तराखंडी कलाकार जो है मंच शेयर करते हैं, बड़े बड़े कलाकारों के कार्यक्रम होते हैं, तो कभी मन नहीं करा कि मैं भी अपने उत्तराखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लूं, वहाँ पे भी मेरे को मंच मिले, बड़े कलाकारों के साथ आप गाएं, कभी ऐसा चांस आया? बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि मैं जब भी मैं ये जो मंच में बड़े बड़े कलाकार आते हैं इनके बीच में मैं उनकी भजन सुनता हूँ, उनके गाने सुनता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि यार मुझे को भी कभी ऐसा मौका मिले और ऐसा स्टेज मिले, ताकि मैं भी अपना जो है एक अपने अंदर जो एक छिपा जो भी मेरे अंदर जो भी प्रतिभा है लोगों के बीच में पेश करूँ। तो मन बहुत करता है, लेकिन इस तरह का कोई मंच मेरे को अभी तक मिला नहीं है जहाँ मैं इस अपनी गायकी का जो है लोगों के सामने अपनी पेशी करूं। और यदि कभी मुझे भविष्य में या कभी किस तरह से मेरे को कहीं से भी कुछ मौका मिलता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और मैं उसके लिए मेरी अपनी पूरी इच्छा है कि कभी ऐसा मौका आए। और कहते हैं भगवान जो है देर है अंधेर नहीं है, ये मेरी अपनी सोच है। उत्तराखंडी कलाकारों से कभी किसी से मुलाकात हुई आपकी? या दिल्ली एनसीआर में हज़ारों की संख्या में कलाकार रहते हैं, कभी किसी से मुलाकात हुई आपकी और कभी इस विषय पे आपने किसी भी बात करी? देखिए, जो उत्तराखंड जो कलाकार आज के मंच में बहुत सारे कलाकार मैं देख रहा हूँ, नए जो है मतलब हमारे उत्तराखंड के जो बहुत अच्छे कलाकार आ रहे हैं और यंग कलाकार जनरेशन आ रही है। और ये अच्छा भी है कि जितने अधिक जो है हमारे प्रोग्रामों को जो लोगों के बीच में आएंगे तो हमारे अंदर एक भाव जो है अपने मतलब राज्य के प्रति, उत्तराखंड के प्रति लोगों के अंदर भाव बनता रहेगा। तो अभी तक तो मेरे उसमें अभी कोई इस तरह से मैं इनके संपर्क में आ नहीं पाया हूँ, लेकिन अगर यदि कहीं मेरे को संपर्क मिलता है या उनसे जुड़ने का, तो मैं चाहूँगा कि उनके बीच में आके मैं भी उनके बीच में अपना जो है अपना वो गायन कर सकूँ। आंचल पत्रिका की पूरी कोशिश रहेगी कि उत्तराखंडी कलाकारों से हम आपको रूबरू कराएंगे, साथ ही उत्तराखंडी संस्थाओं से हम आपको रूबरू कराएंगे, और कोशिश पूरी रहेगी कि जो आपके अंदर की कला है वो अब उत्तराखंड समाज में भी जो है मंच पे आपको देखने को मिलेगी। और उम्मीद पूरी करते हैं कि उत्तराखंडी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी आप ज़रूर भाग लें। जी, मैं ये जो आपके आंचल पत्रिका जो है के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि जो आपने मुझे इस तरह का जो मौका दिया है और अपनी तरफ से आपका प्रयास है, और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
हूँ, क्योंकि इस तरह के आपके ही सहयोग से मुझे जो है अगर आगे वो मिलता है तो मैं ये समझूंगा कि मैंने अपनी जो प्रतिभा जो अभी तक मेरे अंदर जो रुकी हुई थी वो एक लोगों के बीच में आई है। और यही एक सबसे बड़ा होता है कि जो मीडिया जो होते हैं लोगों के बीच में अपना जो भी किसी के कलाकार के अंदर कोई भी प्रतिभा होती है उसको लोगों के बीच में लाने का प्रयास है। तो ये इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आंचल पत्रिका का धन्यवाद देता हूँ, जो कि आज आपने इस तरह से जो ये कार्यक्रम रखा। और जितने भी मेरे श्रोतागण हैं उनको मेरी अगर जो भी भजन या मैंने जो भी अपना आपके सामने अपने वो उनको पसंद आया होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोग मेरे को अधिक शेयर करेंगे। और इसी तरह जो है मैं आपके बीच में इसी माध्यम से, जैसे आंचल पत्रिका के माध्यम से जो है कभी अगर होंगे तो रूबरू हो जाऊंगा। धन्यवाद। रावत जी, जो है सुनने में आया है कि आप राजेश खन्ना के बड़े फ़ैन थे, लगातार राजेश खन्ना के गाने आप जो है मंच पे गाते थे और लोगों की फरमाइश भी आती थी, क्योंकि भजन के साथ साथ जो है आप राजेश खन्ना का फ़ैन होने के कारण किशोर कुमार की आवाज़ भी आप पे बिल्कुल फिट बैठती थी। तो कौन से ऐसे गाने थे जो राजेश खन्ना के आप मंच पे गाते थे और लोग जो है उसको बड़ा पसंद करते थे? देखिए, मैं उस दौर पे जो है जब मैं छोटा था यानी कि, तो मुझे पिक्चर देखने जाया करता था। मैंने राजेश खन्ना का इतना फ़ैन था मैंने कि राजेश खन्ना की कोई फिल्म नहीं छोड़ी मैंने। और उसकी जो एक्टिंग और उसकी अदा और उसका जिस तरह से वो फिल्मों के अंदर जो अपना अभिनय करता था, तो उसका जो रोमांटिक जो गाने उसके बड़े फेमस हुए हैं और उसको गोल्डन जुबली इसको कहा करते थे। तो राजेश खन्ना का मैं बहुत फ़ैन था और उसके गाने मैं कई गाने भी मंचों में गाया करता था। तो लोग जब भी मैं मंचों में जाता था तो वो राजेश खन्ना की जो है कहते हैं कि ये फरमाइश करते हैं कि राजेश खन्ना का गाना गाओ, जो राजेश खन्ना जो फिल्म में ये गाना गाया, तो ये इसके लिए तो मैं उनके फरमाइश पे क्या जो उस टाइम कहा करते थे, तो वो एक गाना जो है वो मैं आपके सामने आपकी कसम का है। और गाने के बोल रहे हैं, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम, हम ना करो दिन जुदाई के बहुत हैं कम, आपकी कसम, आपकी कसम, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम। रावत जी, साथ ही जो है कई गानों की डिमांड आती थी मंच पे आप पे राजेश खन्ना के खास तौर से, और कौन सा गाना था जो आपके बड़े दिल के करीब है? हाँ, और भी गाने लोगों की फरमाइश आती थी कि आप राव जी एक और गाना हमें सुनाइए, तो वो मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। गाने के बोल हैं, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों
दिलों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। रावत जी, शुरू से ही आपके दिल में जो है उत्तराखंड संस्कृत प्रेमी तो आप थे ही, लगातार जो है आप जो है अपने मंचों पे भी गाना गा रहे थे, लगातार जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो खुल के मंच नहीं कर पाते थे क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब थी, जॉब से आप बंदिश थे, साथ ही परिवार की भी जिम्मेवारी थी। लेकिन अब आप रिटायरमेंट हो चुके हो। रिटायरमेंट कब हुए आप, कौन से सन में हुए, और उसके बाद आप किस तरह से आप संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, मैं रिटायरमेंट मेरे 2021 में हुई, और वैसे तो मैं पहले भी जो है मतलब मेरे जो जैसे भी ये गढ़वाली प्रोग्राम, कहीं भजन कीर्तन जो कुछ है, तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करता था। लेकिन समय की कमी के कारण मैं अपने आप को पूर्ण रूप से जो है मैं इन कार्यक्रमों में नहीं हो पाता था, कुछ संस्थाओं से नहीं जुड़ पाया। लेकिन 2021 के बाद में जो है अब जो है मैं अपने जो भी संगठन है ये उत्तराखंड के और जो हमारे यहाँ के भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जो भी संस्थाएं हैं यह, तो उनसे मैं खुल के जो है अब मुझे, क्योंकि समय की पाबंदी नहीं है, पहले जॉब के साथ बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन अब जो मैं उसके बाद खुल के जो है लोगों को बीच में जो है अपने जो भी उनके फरमाइशें होती हैं या भजन के लिए जो मेरे मन के अंदर काफ़ी दिन से अरमान थे कि मैं अब अपने जितने भी मेरे भजन या अपने गढ़वाली लोगों के बीच में अपने जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के हुए मैं उसमें योगदान दे रहा हूँ। और जैसे कि अभी यहाँ छतरपुर में जो है ये हनुमान चालीसा में सुंदरकांड या जो भजन होते हैं, मैं जब भी जाता हूँ तो उनकी बड़ी वो रहती है कि एक भजन जरूर गाओ। उनकी स्पेशल यही होता है कि एक भजन राव जी आखिर में जो है जरूर आप गाओ, तो मैं उनको जो है एक भजन सुनाता हूँ। तो जी, सुनने में आया कि आपकी धर्मपत्नी का आपका बड़ा सहयोग रहा, लगातार वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलती रही, और पहले भी उनका पूरा सहयोग आपके साथ रहता था कि आप अपनी कला को मत छुपाएं, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद और ज़्यादा उनका पूरा सहयोग आपको मिलता है कि आपके अंदर जो कला है अब उसको आप जन जन तक पहुंचाएं। तो किस तरह का? देखिए, वैसे तो मेरे साथ जो मेरी अर्धांगिनी है बीना रावत जो है पत्नी है, उनका जो है मुझे पूरा सहयोग रहा है। और आज मैं जो बोल रहा हूँ, मतलब ये आपके सामने जो बोल रहा हूँ, ये सब उन्हीं का ही इसमें बड़ा काफ़ी योगदान रहा है। और उन्होंने कभी भी मुझे जो है मतलब किसी चीज़ से रोक टोक नहीं की, और मेरी प्रतिभा उनको पता भी है कि ये गा सकते हैं, तो उनको कभी भी उन्होंने जो है पहले से जो है, मैं ये नहीं कि अब, पहले से भी जो है उन्होंने इसके लिए कभी भी किसी चीज़ के लिए वो मनाही नहीं की, उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट रहा है। और मैं उनके लिए जो है वो मैं अपनी जो धर्मपत्नी है उन्होंने मुझे इस कार्यों के लिए जो इन माध्यमों से जो है जुड़ने के लिए कहा कि आप जुड़ो। और आज जो है अभी भी जो है अब तो मैं वो पूर्ण रूप से जो है मुझे कहीं कोई भी प्रोग्राम होता है कितना समय लगता है, कोई कुछ रहता है, तो वो उन्होंने कोई ऐतराज़ नहीं किया, और उनका पूरा सहयोग है। जो उन्हीं की बदौलत में आज इस मंच पे जो है मैं आज आया हूँ। तो ये मेरा कहना है अपनी मिसेस के लिए, बीना रावत जी के लिए। अब कौन सा मंच पे जब भी आप शेयर करते हैं तो हमने देखा है कि अब आप उसमें गढ़वाली गाने भी 1-2 गाते हैं, साथ ही 1-2 भजन भी गा लेते हैं। तो अब कौन से भजन की ज़्यादा डिमांड आती है जब आप मंच पे चढ़ते हो, तो आप अपने उत्तराखंड की संस्कृति को प्रवास में रहते हुए भी लोगों के बीच में रखते हैं? हाँ, देखो, जब भी कहीं प्रोग्राम होता है तो लोग जो है जितने भी हैं वो फरमाइश करते हैं कि पहाड़ी भजन जो है ना हमें सुनाओ राव जी, हमें जब भी या कोई सुंदरकांड होता है या हनुमान, तो उसके कार्यक्रम के पश्चात सभी की ये चाहना होती है कि राव जी आप एक गढ़वाली भजन गाओ। तो मैंने गाए हैं बीच में, तो मैं एक थोड़ा सा मुखड़ा जो है उस भजन का गाऊँगा। ये भजन के बोल हैं, अरे नाच गे ना आहा नाच गे ना, अरे नाच गे ना आहा नाच गे ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना, अरे बाज गे ना आहा बाज गे ना, डम डमा डमरू बाज गे ना, डम डमा डमरू बाज गे ना, एक हाथ त्रिशूल त्यारो एक हाथ डमरू, ओ एक हाथ त्रिशूल
त्रिशूल त्यारू एक हाथ डामोरू, ओ आँख तेरे लाल हुए ना पी के भांगोलू, आज गे ना अरे बाज गे ना और बाज गे ना, भोले बाबा जी नाच गे ना और नाच गे ना, आहा नाच गे ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना। रावत जी, अब जो है कई नए बच्चे आ रहे हैं, नए प्रयोग कर रहे हैं, फ्यूजन्स में आ रहे हैं, मंचों पे जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और जो युवा पीढ़ी है वो भी आजकल जो है खुल के अपनी संस्कृति से जुड़ रही है। पुरानी संस्कृति, जो पुराने कलाकार थे वो अपनी ज़मीन से जुड़े रहते थे, जो नए बच्चे आ रहे हैं वो भी अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन फ्यूजन और बदलाव में काफ़ी जो है वो बदलाव कर रहे हैं म्यूजिक के अंदर। इस पहल को कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो जो आजकल की जो कलाकार हैं हमारे पहाड़ी गढ़वाली जो है बच्चे जो हैं बहुत अच्छे मंच में अपने अपने कार्यक्रम देते हैं और बड़े उत्साह से जो है और उनके गाने चल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। बहुत अच्छे जगह जगह शादियों में, फंक्शनों में उनके जो गाने हैं बड़े चर्चित हो रहे हैं और अच्छी बात है कि बच्चे जो है अपने जो पहाड़ी गानों के लिए जो है वो अपने प्रतिभा दिखा रहे हैं। और जो लेकिन एक मैं इसमें ये कहूँगा कि जो कलाकार हैं वो अपने जो पहाड़ी क्षेत्र है, हम लोगों को पहाड़ से प्रेम है और वहाँ के जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ का जो भी हम लोगों का एक पहाड़ का एक अस्तित्व है और ज़मीन से जो है जुड़े गानों का जो है उसमें उनकी थोड़ा सा झलक कम नज़र आ रही है बजाय और चीज़ों की। तो मैं चाहूँगा कि जो कलाकार लोग हैं वैसे तो बहुत अच्छे गाने, उनकी आवाज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं पहले और बड़े बड़े अच्छे उनके जो है होते हैं प्रोग्राम भी, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि वो कलाकार जो है अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, पहाड़ियों कल्चर में अपने गानों का सम्मिश्रण करें, तो उससे ज़्यादा हमारा जो है पहचान बनी रहेगी और हमारे क्षेत्र का भी जो है अपना एक पहाड़ का जो अपना एक मान सम्मान बना रहेगा। ठीक है, ये मेरी प्रवास में हमने देखा कि लगातार चाहे शादी ब्याह हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, महिलाएं पूरे अपने वेशभूषा के अंदर आती हैं, पूरे परिधान के अंदर सज धज के आती हैं, साथ ही जो है पुरुष भी अपनी पहाड़ी टोपी पहन के जो है अपनी पहचान को दिखाता है। तो क्या लगता है कि कितना प्रवास में जो है इफेक्ट पड़ता है इस तरह का कि संस्कृति का, कि लोग एकदम पहचान लेते हैं कि आप उत्तराखंडी हैं? देखिए, अब कुछ टाइम से मैंने ये देखा है कि जो महिलाएं हमारी उत्तराखंड की हैं और उनकी वेशभूषा जो है वो अपने पहाड़ी उसमें पूरे जो है अपने वेशभूषा में जगह जगह अपने जब भी कहीं भी होता है फंक्शन या प्रोग्राम तो वो अपने पहाड़ी कल्चर के हिसाब से जो है अपने जैसे गोलाबंद, ये नाक में जो है ये सब कुछ पहन के आती हैं, सज धज के पिछौड़ा जो है, तो वो एक संस्कृति को बताती है कि हमारा जो है वो समाज में जो महिलाएं किस तरह से जो है और लोगों को एक पहचान बनती है कि पहाड़ियों गढ़वालियों का जो है एक पहचान है कि भाई किस तरह से उनकी पोशाकें रहा करती थी। और अच्छी बात है कि वो इस तरह से जो अपने आप को जो है जगह जगह अपने प्रोग्रामों के अंदर अपने ड्रेसेज में आती हैं और ड्रेस कोड उनकी बन गई है जगह जगह मैं देखता हूँ, तो ये भी अच्छी बात है। दूसरा ये है कि जो हमारे पुरुषगण हैं वो भी एक हमारा एक जो पहाड़ी टोपी है उसको जो है अपना पहन रहे हैं, तो एक लगता है कि हम उत्तराखंड से संबंधित हैं, एक रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा समाज जो है हम पहाड़ी समाज से हैं। तो ये गौरव की बात है हम लोगों के लिए जो अपने वेशभूषा को हम बनाए हुए हैं, तो ये लोगों के अंदर एक मैसेज जाता है। जी, चलते चलते अब कौन सा याद आ रहा है आपको, कोई एक भजन? हाँ, मैं आपको एक भजन है जो कोई मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उनके बोल हैं, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, चलो सत्संग में चलें हमें हरि गुण गाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, चलो सत्संग में चलें हमें हरि गुण गाना है, सांवरे से मिलने का।
रावत जी, अब चलते चलते अंत में जो है हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब आपके आगे के प्लान क्या हैं, क्योंकि अब आप रिटायर हो चुके हैं, पूरी तरह उत्तराखंड संस्कृति के लिए आप समर्पित हो चुके हैं। अब आगे के प्लान क्या है, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा अब आगे का जो प्लान है, और क्योंकि मैं अब रिटायर हो चुका हूँ और मैं पूर्णतः से जो है जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड के से संबंधित होते हैं और अन्य भी होते हैं, मैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और मुझे कई जगह से मेरे को जो है बुलावा भी आता है, और जब मेरे को कहीं से भी कुछ भी मंच पे कुछ भी प्रोग्राम करने के रिगार्डिंग आता है तो मैं उसमें शामिल होता हूँ। और आगे मेरी यही है कि अब मैं आगे, मेरी कोशिश यही रहती है कि हमारे उत्तराखंड के जो भी प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, अगर मुझे कहीं से कोई बुलावा आता है किसी मंच में आने के लिए तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और अपनों के बीच में, मतलब पहाड़ी और उत्तराखंडी समाज के लिए मेरे से जो भी मेरी किसी भी उसमें भाग लेने से या वो करने से मेरा लोगों से यही संदेश वो है कि मैं अपने आप में इनसे जुड़ा रहूं और सांस्कृतिक कार्यक्रम में इसी तरह से जैसे जैसे मौके मिलते आएंगे मैं उसके लिए तैयार रहूँगा। विनोद सिंह रावत, आप सब थे, हाथ जोड़ के नमस्कार। और मेरे आप जितना भी हमारा उत्तराखंडी भाई बंद छी और जितने भी हमारे उत्तराखंड के जितने भी कलाकार हैं, जो भी आज नए कलाकार, नए नौजवान जो है बहुत अच्छे अपने गाने और अच्छे कलाकार निकल के आ रहे हैं, तो मेरा सभी जो नए कलाकार हैं उन सभी मेरा अपील है कि वो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को जो है उससे संबंधित उसको जो है बनाए रखें। और हमारे अपनी संस्कृति हैं संजो के रखें। और इससे जो हमारी संस्कृति है वो मैं अपन जो पहाड़ की छवि लुप्त हैं पता चलना चाहिए कि हम भाई वे संस्कृति से जुड़ा छो। और अपनी बोली, भाषा और वहाँ जो जत भी हमारो वहाँ की भौगोलिक स्थिति चाहिए वैसे संबंधित जत भी तुम गाना और उसका प्रयोजन कह सकते हो। और ये ताकि लोग थे इन पता चला कि हमारा गढ़वाल की छवि इनचा, और ये हमारा गढ़वाल जो चाह बहुत ही बढ़िया च और पितरों और जितने भी हमारा देवी देवता वखा का देव करना देवभूमि है हमारे। और वे जत का भी वो भौगोलिक स्थिति है वो एक बार एक अच्छा अपना गानों द्वारा, अपना भजनों द्वारा सब जत का भी हमारा प्रवासी लोग छी और जो और भी छी सब में संदेश जाओ कि भाई हम जत का भी गढ़वाल लोग छो अपना संस्कृति है बचाना कोशिश करना छो। क्योंकि गानों महत्व इधर कि भाई कि हम लोग वे एक माध्यम से सब सुन गानों थे और वो हमारे एक बड़ो अच्छो माध्यम छे। तो मैं नौजवान और जो भी हमारा पुराना भी जितने भी छी वो एक जोड़ना उत्तराखंड जोड़ना एक उसकी संस्कृति है बचाना कोशिश करा। और गाना वो गावा जो से हम थे और हमारे बच्चों आगे की जनरेशन थे हमारे गढ़वाल के बारे में वो एक अच्छे चित्रण भाव और वो थे गढ़वाल के प्रति प्रेम भाव रहा। बेड़ पाको बारमासा हो बेड़ पाको बारमासा हो नरण कफल पाको चैता मेरी छैला हो नरण कफल पाको चैता मेरी छैला हो बेड़ पाको बारमासा हो बेड़ पाको बारमासा हो नरण कफल पाको चैता मेरी छैला हो नरण कफल पाको चैता मेरी छैला। रावत जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दीप सौड़े जी, ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने घर में आके जो आपकी टीम यहाँ पे आई है मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया है। और मंच में एक माध्यम से जो है सभी को जो है इस तरह से जो है गढ़वाल हमारे पहाड़ी जो भजन गाना जो है जो हमारे नए कलाकार गाना चाहिए उन्हें मतलब एक तरह से संदेश देना एक माध्यम बड़ा है। तो
तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दी दूँ। और अगने भी में थे आपसे ये उम्मीद है कि हमार इसी तरह आप जो है अपन ये जो संस्कृत है बचाना जो आपकी माध्यम जो बण्यू छा आंचल माध्यम से ये इसी तरह कार्य करते रहें। और हम थे सबको जो है पहाड़ियों थे जितने भी ऊँची वो बड़ा संदेश जो है अपन ये माध्यम से इसी तरह अपन दिन रहे। और यहाँ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ। और मैं अंत में सबसे जो है विदा, सभी जितने भी श्रोतागण हैं उनको मैं एक तरह से अपने विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। तो ये थे विनोद सिंह रावत जी, जिन्होंने अपने जीवन सफ़र से जो है हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। आपने देखा कि इनका पूरा जीवन जो है संघर्षों से रहा, लगातार वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा और जो अंदर का कलाकार था उसे कभी मरने नहीं दिया। अब रिटायरमेंट के बाद वो पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, लगातार अपने संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, अपने उत्तराखंडी समाज के लिए काम कर रहे हैं और निरंतर जो है मंचों पर जाके वो जो है भजनों के माध्यम से हो या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि अब वो पूरी तरह से जो है उत्तराखंड के लिए समर्पित है। मेरी भी गुजारिश रहेगी सभी जो है उत्तराखंड की संस्थाओं से, उत्तराखंडी कलाकारों से कि वो विनोद सिंह रावत जी को जो है ज़रूर जो है मंच पे मौका दें, क्योंकि जिस तरह की इनकी आवाज़ है, दमदार आवाज़ है, लगातार सरस्वती इनकी आवाज़ में विराजमान है। उम्मीद करते हैं कि कलाकार हो चाहे सामाजिक संगठन हो, विनोद सिंह रावत जी को ज़रूर जो है अपना मंच देंगे। और आंचल पत्रिका की मुहिम है कि हर कलाकार को जो है उसकी एक पहचान मिले, उसको एक मंच मिले, जिसके लिए लगातार हमारी टीम काम कर रही है। आगामी किसी और कार्यक्रम में फिर से जो है हम उत्तराखंड की किसी और हस्ती से जो है आपकी मुलाकात कराएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मेरे सहयोगी गोविंद कोहली के साथ दीप सिंह लोढ़ी, आंचल पत्रिका न्यूज़।